हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूरा बायोलॉजी में कितने एक्सपेरिमेंट है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है और इस एक्सपेरिमेंट अगर एग्ज़ाम में आया तो किस प्रकार लिखेंगे। बहुत ही ईजीएस्ट वे में बताऊंगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर पे एज इट इज़ दिख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बायोलॉजी का, 12th बायोलॉजी का ये एक्सपेरिमेंट। तो आइए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, जिसे ट्रांजैक्शन थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद है मैक्लियोड, ओबेरी एंड एमसी कार्टी, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को समझाया। उसके बाद है हर्शे एंड चेज सर्के एक्सपेरिमेंट, ये ट्रांजैक्शन थ्योरी दिए थे। उसके बाद है मैसेल्सन एंड स्टल्स एक्सपेरिमेंट, ये डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी को समझाया। उसके बाद है रेड्डीज एक्सपेरिमेंट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे उत्पत्ति हुआ इनके बारे में समझाया। एक और होता है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट के साथ बिग बैंग थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को। ग्रिफिथ सर चूहा पर प्रयोग किए थे। प्रयोग कहाँ किए थे? चूहा पर प्रयोग किए थे और ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी दिए थे। तो सबसे पहले समझना है, लाइव मतलब होता है जिंदा, और हीट किल्ड मतलब होता है कि गर्म पानी पर उसको उसन दिए, उबाल दिए तो वो चीज मर गया। तो अब समझते हैं गौर से। कोई भी बैक्टीरिया का दो टाइप लिए, दो प्रकार के। एक वैसा बैक्टीरिया लिए जो एस टाइप था, जो चूहा में डालते थे ना, इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते ना तो चूहा मरिए जाता था, माइस मरिए जाता था। और वही बैक्टीरिया के आर टाइप को डालते थे तो आर टाइप के कारण जिंदा रह जाता था चूहा। तो इसी के कारण ये प्रयोग किए कि जिंदा एस टाइप वाला बैक्टीरिया को डाले चूहा में तो चूहा मर गया। उसके बाद जिंदा आर टाइप वाले बैक्टीरिया को चूहा में डाले तो चूहा जिंदे रहा। तो सोचे अच्छा, एस टाइप से चूहा मर जाता है, आर टाइप से चूहा जिंदा रहता है, ठीक है। एक काम करते हैं कि एस टाइप को ना उबाल देते हैं पानी में, गर्म करके उसको इनएक्टिव हो जाएगा। बैक्टीरिया तो मरता नहीं है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल करके उसको इनएक्टिव कर दिए। तो हीट किल्ड का क्या मतलब है? इस एस टाइप को मार दिए गर्म करके, और तब चूहा में डाले ना, तब भाई पहले से ही मरल है एस टाइप, जिंदा रहता था एस टाइप, तब ना चूहा मरता था। तो एस टाइप के जब उबाल के मार दिए बैक्टीरिया को ग्रिफिथ साहब, तब चूहा में इंजेक्शन के थ्रू डाले, इंजेक्ट किए तो चूहा जिंदे था। लाइव मतलब जिंदा। एक बाद क्या किए कि अच्छा, माने जिंदा आर टाइप वाला से चूहा जिंदे रहता है, और एस टाइप को अगर मार देते हैं तब भी चूहा जिंदे रहता है। तो ऐसा उपाय किया जाए कि आर टाइप तो जिंदे लेंगे और एस टाइप को भी हम मरल वाला लेंगे। तो दोनों कंडीशन में चूहा लाइवे रहता है। तो दोनों फेट के लिए ना बस देखे क्या कि चूहा मर गया। अब लो भाई, अरे यहाँ पर हीट किल्ड एस टाइप है, एस मॉरल है, तो चूहा में डाले तो मरिए जाता ना चूहा, तो चूहा तो यहाँ जिंदा रहा। यहाँ तो एस टाइप मॉरल है तो चूहा में डालते तो चूहा जिंदा था, लेकिन वही एस टाइप यहाँ मरा हुआ है, आर टाइप लाइव है, और यहाँ पर चूहा मर गया। ये क्या क्या कंडीशन है? तो ऑल अबाउट इतना लिखने के बाद निष्कर्ष में लिखिएगा कि ग्रिफिथ सर ने अपने एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकाला कि एस टाइप वाला जो मॉरल एस टाइप है ना, जरूर ये जिंदा वाला आर टाइप को एस टाइप जिंदा वाला में कन्वर्ट कर देता होगा, जेकर कारण चूहा मर जाता है। लेकिन वैज्ञानिक से पूछा कि हाँ ग्रिफिथ साहब बताइए कि कथी से ये सब होता है, कैसे होता है? तो ना नेचर, बायोकेमिकल नेचर को नहीं समझा पाए कि कौन ऐसा रसायन है या कि कौन ऐसा चीज है जो लाइव आर टाइप को लाइव एस टाइप में बदल देता है। लाइव एस टाइप में बदलेगा तभी ना चूहा मरेगा जी, और लाइव आर टाइप वाला तो मरबे नहीं करेगा। तो यह बायोकेमिकल नेचर को नहीं समझा पाए। तो यह थ्योरी के ना तनिए आगे बढ़ाए थे एमसी कार्टी, मैक्लियोड और ओबेरी साहब। ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, ग्रिफिथ सर नहीं समझा पाए थे कि कौन ऐसा केमिकल है जो आर टाइप वाला को एस टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो वैसी को समझाए थे मैक्लियोड, ओबेरी एंड एमसी कार्टी सर, बायोकेमिकल नेचर को समझाए थे। ये क्या किए थे कि 4 गो कंटेनर लिए, एगो में कार्बोहाइड्रेट, एगो में प्रोटीन, एगो में आरएनए और एगो में डीएनए को लिए। आर टाइप जिंदा वाला यानी लाभ आर टाइप की बात करें, जिंदा वाला आर टाइप को सब कंटेनर में डाले। उसके बाद कुछ समय एक्सपेरिमेंट होने के बाद चेक किए तो कार्बोहाइड्रेट में आर टाइप लाइव आर ए टाइप था, प्रोटीन में आर ए टाइप था, आरएनए में आर ए टाइप था, लेकिन डीएनए वाला कंटेनर में ना ये आर टाइप ना एस टाइप में कन्वर्ट हो गया।
तो अच्छा उसके बाद एमसीकार्टी सर ये सब सोचे, अच्छा ग्रिफिथ सर जिंदा आर टाइप लेते थे और मॉरल एस टाइप लेते थे, तो एक कर मतलब डीएनए है ना एस टाइप के, वो आर टाइप में घुस जाता होगा और एस टाइप का फॉर्मेशन कर लिया, वो अपने जीन ना फॉर्मेशन करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही एक जीन को दूसरे जीन में भगाया, ये सब नहीं भगाया। तो इसलिए कहे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आपको पता है ना, सारा साइंटिस्ट मर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए की डीएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एकरे कारण इतना एक्सपेरिमेंट हुआ। यही थे पूरे मैक्लियोड-डॉवेरी सर का एक्सपेरिमेंट, एमसीकार्टी सर का एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इससे भी संतुष्टि नहीं हुआ वैज्ञानिक को, तो इसके बाद आए थे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। वो दो सर आए थे और बोले कि हम T2 बैक्टीरियोफेज लेते हैं और ई कोलाई लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है ई कोलाई क्या है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया है जो पेट के आंत में रहता है, छोटी आंत में बैठल रहता है। और T2 बैक्टीरियोफेज क्या है, तो जीवाणु भोजी है। इसका स्ट्रक्चर भी पूछ देता है, जीवाणु भोजी, जीवाणु को खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला। T2 बैक्टीरियोफेज वायरस है, अब ई कोलाई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है। तो इसके बाद अगला है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इसे ट्रांसडक्शन थ्योरी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ग्रिफिथ सर दिए थे और ट्रांसडक्शन थ्योरी कौन दिए थे, हर्शे एंड चेज सर 1952 ईस्वी में दिए थे। ये दो चीज लिए थे, T2 बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई बैक्टीरिया। तब इसे जीवाणु भोजी कहते हैं, ये बैक्टीरिया को खाता है, ये तो खुद एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के जीवाणु भोजी का चित्र पूछेगा तो ऐसा चित्र होता है, डिटेल चित्र भी देख लीजिएगा। नेबुक होता है, डीएनए आर होता है, प्रोटीन ऊपर वाला प्रोटीन कोट होता है, अंदर वाला डीएनए कोट होता है, स्पिंडल होता है, स्पाइडर होता है, फाइबर होता है। इसके बाद क्या किए, अंदर में डीएनए होता है, बाहर में प्रोटीन होता है। और साथ साथ रेडियो आइसोटोप में फास्फोरस P32, कितना P32 वाला जेकर द्रव्यमान है, S35 वाला जेकर द्रव्यमान, आइसोटॉप्स है। ये लिए दूगो कंटेनर लिए, ये दोनों में ये जीवाणु भोजी नॉर्मल को रख दिए। तो एगो में P32 रखे आइसोटॉप रेडियो एक्टिव, एगो में रखे S35 टाइप। रेडियो एक्टिव क्या है, ऐसा तत्व जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इससे आपको फिजिक्स में भी 2 नंबरिया बन सकता है, 1 नंबरिया बन सकता है। तो दूगो कंटेनर लिए, दोनों में जीवाणु भोजी के रखे। तो एगो में रखे P32, एगो में रखे S35। बाद में होता क्या है कि सल्फर जो है ना बैक्टीरिया फेज के बाहरी वाला परत, तो बाहरी परत कौन है, प्रोटीन। ये प्रोटीन में जाके पूरे घुल मिल जाता है, घुल मिल जाना को लेबल्ड बोलते हैं कि ना। धोती में पियर का रंग डुबा देते हैं तो पियर का रंग धोती में सट जाता है, उन्हीं के सल्फर वाला पूरे पानी बैक्टीरियोफेज के ऊपरे रह गए, यानी प्रोटीन से लेबल्ड हो गया, प्रोटीन जरे सट गया। अब P32 वाला है ना जो अंदर डीएनए में जाके सट गया। तो इससे पहले लड़ाई झगड़ा यही चलते ना हो रहा है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। तो मैक्लियोड-डॉवेरी सर के बात नहीं माने थे, तो आगे ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किए। ई कोलाई में ई कोलाई है, ई कोलाई के बैक्टीरिया है। तो ई कोलाई पर जब इसको अटैक करवाए ना, तो भाई ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया के खाएगा। तो एगो लड़का वाला P32 फास्फोरस जकर डीएनए में P32 था, कहाँ था, डीएनए में P32 था। आ सल्फर वाला जो है एक ऊपरे में S सल्फर सटल था, धोती में जना पियर का रंग सटल रहता है। तो निष्कर्ष निकाले जैसे ही रखे तो इतना बैक्टीरिया के खाएगा। तो कैसे खाएगा, तो अपन वाला डीएनए धाई एकरा से लेबल्ड हो गया, माने P32 वाला अंदर गया, ऐसने अपना जगती कॉपी बनाना शुरू कर दिया, रेप्लिकेशन। तो ई कोलाई में ऐसा चीज पाने लगा। और ई वाला सेकंड वाला ई कोलाई में एक प्रोटीन से था लेबल्ड, तो अंदर में सल्फर नहीं मिला। क्या किए, सब सारे वैज्ञानिक जांच किए। तो ई कोलाई के अंदर में मिला फास्फोरस, और ई वाला ई कोलाई के अंदर में कुछ मिलबे नहीं किया, फास्फोरस मिलबे नहीं किया, बाहर मिल गया। कोना पर मिला प्रोटीन। तो अंदर में फास्फोरस मिला, कर की मतलब है, फास्फोरस केकरा से लेबल्ड था, तो डीएनए में घुसल था। तो एक मतलब डीएनए ही ना अंदर गया, प्रोटीन तो अंदर नहीं गया। तो अंत में ये भी सिद्ध किए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो पूरा कहानी ऑल अबाउट यही है। इसके बाद आता है रेडीज एक्सपेरिमेंट। वो बताए थे कि नए जीव की जो उत्पत्ति होता है, नया आदमी जो जन्मता है ना, तो पहले से जन्मल आदमी से नया आदमी जन्मता है। तो आइए उसको समझते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेडीज एक्सपेरिमेंट। रेडीज सर क्या किए थे कि 3 गो कंटेनर लिए थे, जार बोले थे, बोयाम, अचार उचार जो रखते हैं देहाती भाषा में, शीशा वाला। 3 गो कंटेनर लिए
और तीनों कंटेनर में ये क्या है, मांस के टुकड़ा, कथी है, मांस के टुकड़ा। तो तीनों में मांस के टुकड़ा रख दिए, पहला के एकदम खुला छोड़ दिए, खुला, पहला के एकदम खुला छोड़ दिए, दूसरा में जाली लगा दिए और तीसरा के पूरा पैक कर दिए बयाम को, हवा उबार कुछ नहीं जाए। उसके बाद क्या देखे, कुछ दिन बाद पहला वाला में बहुत सारा पूरे फुफुंदी पड़ल था, ननकी ननकी जीव उब पड़ल था, माइक्रोब्स था, प्रेजेंस माइक्रोब्स। दूसरा वाला में तनी तनी आधा आधी लगभग खराब था, यहो में माइक्रोब्स था, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, कुछ फुफुंदी उफुंदी कबक उबक जो भी था। ई वाला एकदम प्योर शुद्ध था, पीयूआरई, प्योर एकदम शुद्ध था, एकदम शुद्ध, मांस के टुकड़ा जैसन था वैसने था, फ्रिज समझिए ना, वैसने था। इससे क्या निष्कर्ष निकाले कि ई मांस के टुकड़ा खराब हो गया, ई मांस के टुकड़ा नहीं खराब हुआ, ई मांस के टुकड़ा माने आधा खराब, ई मांस के टुकड़ा आधा खराब हुआ, ई मांस के टुकड़ा तनको खराब नहीं हुआ। तो निष्कर्ष निकाले कि वायुमंडल में, हवा में ना सूक्ष्म जीव होता है, तभी ना बाहर से सूक्ष्म जीव आया होगा, ई मांस के टुकड़ा पर पड़ा। तो मांस के टुकड़ा सजीवे के ना मांस के टुकड़ा है, तो एकरा एगो माध्यम मिल गया ग्रो करने के लिए, तो माइक्रोब इस पर ग्रो हो गया। इमे जाली था तो तनिए माइक्रोब्स आया तो आधे मांस खराब हुआ, इमे साफ सील पैक था। तो वही सब वैज्ञानिक बोले कि हम कैसे मान ले, तो वैज्ञानिक बोले सुनो रे गधा सब, तुम सोचो ये पूरे पैक था, तो बाहर से कोई जीवाणु हवा माहे नहीं आ पाया, तभी ना अंदर जीवाणु नहीं जन्मा। नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब खुला था, बाहर वायुमंडल में मौजूद था जीवाणु, वो आया तो एगो माध्यम मिल गया तो वो ग्रो हो गया। जीव की उत्पत्ति कैसे होता है जी, आप लोग पढ़े हैं ना बायोलॉजी, कि आदमी से नहीं आदमी के बच्चा होता है, कि आदमी से जानवर के बच्चा हो जाएगा। तो वही बात, तब वैज्ञानिक बोला हाँ बात सही है, बात सही है, चलिए आपका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। इसके बाद अगला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12th में 2022 में पूछ चुका था, इस बार 2025 में 100% चांस है। मेसेल्सन एंड स्टल्स एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी के लिए दिए थे, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए दिए थे। गौर से समझिएगा, लास्ट वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये थ्योरी एज इट इज उतर जाएगा, तो ध्यान से देखिए और यही इंटरेस्टिंग मजे के साथ पढ़ाएंगे। आइए समझते हैं मेसेल्सन एंड स्टल्स एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला। मेसेल्सन एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना जी, वो से आसान भाषा में हम सिखा देंगे। एग्जाम में जैसे हम बताए हैं ना वैसे लिखिए, पूरे के पूरे नंबर आ जाएगा। 2022 में पूछ चुका है, 23 से 24 छोड़ 25 में आ गया है, जाइए आपको मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं मेसेल्सन एंड स्टल्स एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। क्या बताए थे, तो सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी कहता है, मेसेल्सन स्टल्स कहते हैं एक्सपेरिमेंट में निष्कर्ष निकाल के, कि दुनिया के कोई भी जेनेटिक प्रोसेस हो ना, कैरेक्टर का ट्रांसफर हो ना, वो 50% ही ट्रांसफर होता है। माँ बाप से जो संतान उत्पन्न होता है ना, तो 50% मम्मी वाला गुण, 50% पप्पा वाला गुण ट्रांसफर होता है। 100% ट्रांसफर नहीं होता है, भले क्लोन ही जन्म क्यों ना ले ले। हालांकि क्लोन संभव नहीं है, उसे ट्विंस बोलते हैं। चलिए, पेड़ पौधा के संभव है, आइए समझते हैं। ये मेसेल्सन स्टल्सन में सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी दिए थे, 1958 ईस्वी में दिए थे। ये यूज किए थे N15 और N14 वाला आइसोटॉप, रेडियो एक्टिव तत्व आइसोटॉप चुने थे। उसके ये क्या किए कि N15 से लेबल्ड के फिर बात बताएंगे कि धोती को पियरका रंग में अगर डुबा दिए तो पियरका रंग धोती में सट गया, तो ओकरे कहते हैं लेबल्ड हो गया, पीला रंग लेबल्ड हो गया। एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, मेसेल्सन एंड स्टल्सर एगो कंटेनर लिए थे और डीएनए के अलग अलग रख लीजिए। मान लीजिए दूगो कंटेनर लिए थे, एगो में N15 एगो में N14, तो दूगो डीएनए के ना 10 के 10 रख लिए, तो डीएनए किससे लेबल्ड हो जाएगा, एगो N15 से, एगो N14 से लेबल्ड हो जाएगा। तो N15 वाला ललका है और करिकवा वाला N14 है, तो N15 वाला लिए और उसको रेप्लिकेशन कराए। तो रेप्लिकेशन कैसे होता है, दोनों स्टैंड अलग हुआ, तो ये कहाँ था, ये N15 में था। तो जब N14 में इसको ले जाया गया तो 14 वाला भी अलग अलग होगा, तो एगो स्टैंड 14 वाला एगो स्टैंड 15 वाला डीएनए बना लिया। उसके बाद फिर इसको ग्रो कराए, कहाँ ग्रो कराए, N14 वाला में ही ग्रो कराए। SR माने पहला फर्स्ट रेप्लिकेशन प्राइमरी और S में से सेकेंडरी रेप्लिकेशन। फिर इसको क्या किए कि SR में
कि N14 में ही कराए, N14 में ही कराए, पहले वाला में N14 ही था, N14 में ही कराए, तब फिर से स्टैंड अलग होगा, फिर से स्टैंड क्या होगा, अलग होगा। तब यहाँ से स्टैंड अलग हुआ, एगो ललका अलग हो गया, एगो करिकबा अलग हो गया, फिर इसमें से भी एगो ललका अलग हो गया, एगो करिकबा अलग हो गया। चूंकि N14 वाला ही कंटेनर था, तो 14 में तो पहले से दूगो मौजूद था, तो एगो करिकबा एकरा जरे सट गया, एगो करिकबा एकरा जरे सट गया, एगो 14 वाला एकरा जरे सट गया, एगो 14 वाला एकरा जरे सट गया। निष्कर्ष निकला कि दोनों सेम है, देखिए सेम, ये दोनों सेम है, तो सेम वाला को बोलते हैं होमो, यानी दूगो सेम आ गया, यानी N14 वाला आ गया, और दूगो आ गया हेटेरो, एगो में N15 एगो स्ट्रैंड है, एगो में N14 स्ट्रैंड है। मतलब सेम वाला 50% और डिफरेंट वाला हाइब्रिड वाला भी 50%। तो निष्कर्ष निकला कि सही बात है कि जो ट्रांसफर हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, जीन ट्रांसफर रेप्लिकेशन के थ्रू ही होगा, तो 50% ही होगा, टोटल 100%, टोटल ये दूगो हुआ तो 50% हुआ। तो निष्कर्ष यही ना निकला कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से आप वीडियो देख लीजिए, बार बार रिवाइज हो जाएगा। मैं फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी दिए थे, वो ये नहीं बता पाए थे कि ऐसा कौन सा केमिकल है जो आर टाइप जिंदा वाला को एस टाइप जिंदा वाला में कन्वर्ट कर देता है। उस चीज को समझाए थे मैक्लियोड, ओबेरी एंड MC कार्टी सर। वो बता दिए कि डीएनए ही एक ऐसा चीज है जो आर जिंदा वाला को एस जिंदा में कन्वर्ट कर देता है, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। विश्वास नहीं हुआ तो हेर्से एंड चेज सर आए, वो T2 बैक्टीरियोफेज लिए, ई कोलाई को लिए, वो भी P32 S35 वाला से लेबल्ड हुआ। P32 डीएनए से लेबल्ड हो जाता है, फास्फोरस में डीएनए होता है, फास्फोरिक एसिड, और S सल्फर प्रोटीरिया बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट करता है तो डीएनए ही भाग लेता है। ई कोलाई के अंदर P फास्फोरस पाया गया, तो डीएनए में फास्फोरस होता है, तो सिद्ध हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद हम पढ़े थे रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। रेड्डीज सर क्या किए थे, 3 जार लिए से मांस के टुकड़ा लिए, जो बंद था उमें जीवाणु नहीं पनपा था, कवक नहीं पनपा था, और जो खुला था उमें जीवाणु पनप गया। तो वैज्ञानिक से बोला हम के ना मान ले सब बात के, तो बोले अरे गधा सुनो, जो खुला था तो वायुमंडल में जीवाणु था, तो वो आया, मांस एगो माध्यम मिल गया, तो उस पर ग्रो करके आगे बढ़ गया। जैसे टीचर आपको माध्यम मिलता है तो आपको ज्ञान मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो जो बंद बोयाम है वो जीवाणु जन्म जाता, तो बोले हाँ हाँ सही बात है। इसके बाद मेसेल्सन स्टाल्स एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, कुछ नहीं किए थे, ये N14 N15 लिए थे, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी था। सेमी कंजर्वेटिव 2 नंबरिया पूछा तो ये, 5 नंबरिया पूछा तो पूरे डिटेल। पहले इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी में मेसेल्सन सर स्टाल्स सर के अनुसार डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है 50-50% ही अगला जनरेशन में ट्रांसफर करता है।